हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज कुमार गुप्ता। इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है वाइकेरियस लायबिलिटी विद रेफरेंस टू मास्टर सर्वेंट रिलेशन। ये एक बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आया था। वैसे वाइकेरियस लायबिलिटी अपने आप में भी पूछी जा सकती है। अगर मास्टर सर्वेंट रिलेशन पे पूछिए तो मेनली आप उसी पर फोकस करोगे, अदरवाइज और भी 5-7 सिचुएशंस होती हैं जिनमें वाइकेरियस लायबिलिटी होती है। खैर, फिलहाल वाइकेरियस लायबिलिटी है क्या? मोस्टली ये एप्लीकेबल मास्टर सर्वेंट रिलेशन में ही है। क्या है ये कि भाई जो आपका एम्प्लॉय है, अब आपने उसको रखा है तो उस एम्प्लॉय से आपको बिजनेस में जो भी फायदा हो रहा है आप उसको ले ही रहे हो ना। लेकिन अगर उस एम्प्लॉय ने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गलती कर दी, नेग्लिजेंस कुछ भी, तो उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ही, साथ में आपकी भी बनेगी, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। ये है वाइकेरियस लायबिलिटी। जैसे मान लेते कोई कंपनी है, उसने एक ड्राइवर रखा हुआ है जो टैक्सी चलाता है, बस चलाता है। अब उसने कहीं एक्सीडेंट मार दिया रास्ते में, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, तो यस, कंपनी भी लायबल है। वो ये नहीं कह सकती तो गलती मेरे एम्प्लॉय की है। या आपने माना लोन के रिकवरी के लिए किसी को किसी के घर भेज दिया, वहां उसने जाके बदतमीजी की, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो बदतमीजी एम्प्लॉय ने की। ये माना जाएगा कि एम्प्लॉय ने तो की, साथ में कंपनी ने भी की। ये है वाइकेरियस लायबिलिटी। सो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, इट इम्पोजेज द लायबिलिटी ऑन द पर्सन फॉर द एक्ट्स ऑफ अनदर। वैसे वो अनदर नहीं है, आपका एम्प्लॉय तो है, अनदर नहीं है, लेकिन फिर भी लिखने में ये आ रहा है कि यहां पर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय की एक्टिविटीज और वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज द पॉइंट। नाउ इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल developed by courts in order to ensure justice naturally। अब जो एम्प्लॉई है, जब उसको बोला जाएगा तू कंपेंसेशन दे, तो वो क्या बोलेगा? वो तो यही बोलेगा ना, सर मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे को तो मेरी कंपनी ने ऐसा बोला था करने को, इसलिए मैं कर रहा था। मेरे को खुद कोई शौक थोड़ी पड़ी है किसी के घर जाऊं कुछ करूं। अब माना टैक्सी वाले को भी बोल दे तूने एक्सीडेंट मार दिया, वो बोलेगा जी मैं क्या करूं, मेरी कंपनी मेरे से इतना काम कराती है, रेस्ट भी नहीं देती, रात के समय चलवा रही है, गाड़ी की कंडीशन ठीक नहीं थी, वेदर ठीक नहीं था, 100 बातें करेगा वो तो। और मेन प्ली तो वो यही ले लेगा ना, मैं तो एक एम्प्लॉय हूं जी, गरीब आदमी हूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहां से कंपेंसेशन दूं। सो डेफिनेटली कंपेंसेशन देने के लिए कंपनी को जिम्मेदार करना होगा। जो कंपनी एम्प्लॉय रखना अफोर्ड कर सकती है, वो डेफिनेटली कंपेंसेशन देना भी अफोर्ड कर सकती है, राइट। तो वैसे मैंने कहा वाइकेरियस लायबिलिटी में बहुत सारी सिचुएशंस हैं, लेकिन मास्टर एंड सर्वेंट मेन चीज है कि जब कोई एम्प्लॉय, व्हेन अ सर्वेंट कमिट्स अ रॉन्गफुल एक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट, a wrongful act during the course of employment, that is the main point। एक एम्प्लॉय जब नौकरी करते हुए नौकरी के हिसाब से कुछ रॉन्गफुल एक्ट करेगा तो कंपनी जिम्मेदार होगी। अब जैसे मैंने कहा एक ड्राइवर है, अगर वो एक्सीडेंट मार देगा तो कंपनी जिम्मेदार है, बिल्कुल ठीक है। बट सपोज ड्राइवर छुट्टी पे है और वो अपनी पर्सनल बाइक या कार से कहीं जा रहा है और फिर ठोक दिया, फिर तो ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ ना। एम्प्लॉय है, उसका एक एम्प्लॉयर भी है, लेकिन ये तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ कर रहा है, तो बात खत्म। दूसरा सोचो, ऑफिस आवर्स हैं, गाड़ी भी कंपनी की है, एग्रीड। एक बहुत ही टिपिकल सिचुएशन सोचिए कि एक एम्प्लॉय है जिसको सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए एक लॉरी टाइप कोई ट्रक दिया हुआ है, कोई छोटा व्हीकल है, गुड्स कैरिंग व्हीकल, उसको कंपनी का सामान इधर उधर लाने ले जाने के लिए रखा गया है। अब मान लेते हैं कि वो छुट्टी वाले दिन उसको पर्सनल आउटिंग के लिए यूज कर रहा है, यहां गाड़ी भी कंपनी की है। बट इस सिचुएशन में एम्प्लॉयर की लायबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं बनेगी, क्योंकि वो गाड़ी ठीक है उसको दी हुई है। अब मालिक, टाटा बिरला हजारों गाड़ियां चलती हैं, हर एक से रात के समय गाड़ी की चाबी लेके तो नहीं रख सकते ना, वो उनके पास ही रहती होंगी। बट छुट्टी वाले दिन, और वैसे भी गुड्स कैरिंग व्हीकल में सपोज आप आउटिंग कर रहे हो, छुट्टी मना रहे हो, घूम रहे हो अपने परिवार को बिठा के, तो फिर ये तो फिर पर्सनल ही हो गया ना, इन ऑल सेंस, आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उस सिचुएशन में गाड़ी कंपनी की होने के बावजूद ज्यादा जिम्मेदारी नहीं बनेगी एम्प्लॉयर की। थोड़ी बहुत अगर जज साहब ने बना दी तो बना दी, क्योंकि बहुत वाटर टाइट नहीं होता लॉ ऑफ टॉट कि बस जी नहीं बनेगी या बनेगी।
कई बार दोनों चीजें होती हैं, बट ऑलमोस्ट नहीं बनेगी क्योंकि ये आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। सो आइडिया क्या है? आइडिया यही है कि इफ ए पर्सन हु बेनिफिट्स फ्रॉम द वर्क ऑफ अनदर, एक आदमी, एक कंपनी जो किसी अपने एम्प्लॉय की वर्किंग से बेनिफिट उठा रही है, शुड ऑल्सो बियर द रिस्क ऑफ रॉन्गफुल एक्ट। अगर वो कुछ गलती कर रहा है तो उससे जो रिस्क है, उससे जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम भी वो कंपनी ही उठाएगी। दैट इज द पॉइंट। ठीक है ना? सो जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हो बाय द वे मुझसे, तो जानते हैं कि हमारे जितने भी नोट्स हैं बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश। तो ये बुक आप खरीद सकते हैं, और जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ऐसे हाईलाइट कर करके आप पढ़ते जाइए। वीडियोस तो आपको हम फ्री में दे ही रहे हैं। मीनिंग ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी, ये सब हम वैसे डिस्कस कर ही चुके हैं। व्हेन वन पर्सन इज हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स कमिटेड बाय अनदर पर्सन, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। सो यहां पर एक स्पेशल रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, और वो क्या है? मास्टर सर्वेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, दैट इज द पॉइंट। सो ये जो रिलेशनशिप है मास्टर सर्वेंट वाला, ये इट्स गिविंग राइज टू द लायबिलिटी। दैट रिलेशनशिप इज गिविंग राइज, बिकॉज अदरवाइज कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। सो अगर एक सर्वेंट कोई गलत काम करता है वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, तो मास्टर जो है वो लायबल होगा। अभी यहां पर भी आप देखो कि मैंने जो हाईलाइट किया, मैं इसको चेंज कर देता हूं, वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटीज। अभी मैं इसी पॉइंट पर, याद होगा आपको, बोल रहा था कि रूटीन में नहीं, ओनली रॉन्गफुल एक्ट वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, यानी जो उसके एम्प्लॉयर ने उसको नौकरी पर रखा है जिस काम के लिए, जब वो वह काम, दैट पर्टिकुलर वर्क, जब वो करते वक्त उससे कोई गलती होगी, तब एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है। अब कोई बोल सकता है सर ये मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप क्या होता है? जॉब का क्या मतलब होता है? जॉब का ये मतलब होता है कि किसी को आप परमानेंटली नौकरी पर रखते हो। आमतौर पर जॉब में, इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो मंथली सैलरी होती है, एक ऑफिस का एड्रेस होता है, एक पर्टिकुलर काम होता है, डेजिग्नेशन होती है, उसकी मंथली सैलरी होती है। उसको कब, कहां, क्या, कैसे करना है, कब, कहां, क्या, कैसे करना है, ये एम्प्लॉयर बताता है, इसको जॉब बोलते हैं। अब आपने अपने घर में एक इलेक्ट्रिशियन बुलाया, वो आया, आपका पंखा टांगा और चला गया, वो आपका एम्प्लॉई नहीं है। सेपरेट क्वेश्चन है एक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, वो अलग से डिस्कस कर लेंगे, इसी सिलेबस में है। लेकिन फिलहाल समझने की जरूरत यह है कि जब किसी की जॉब होती है तो उसके ये सारे फीचर्स हैं जो मैंने बताया, लिख के भी दिए मैंने सारे। सो जब एक बंदा दूसरे को अपने साथ एंगेज करता है, एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल उसको बाहर से मिलती है, उसका एम्प्लॉयर उसको कंट्रोल करता है, उसका एम्प्लॉयर उसको डायरेक्शन देता है। किस चीज की डायरेक्शन? कि व्हाट इज टू बी डन, वेयर इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन। ये सब चीजें जब उसको कोई और बताता है, द मैनर इन विच द वर्क इज परफॉर्म्ड, वो उसको समझाता है कि काम कैसे होगा। द मैनर इन विच द वर्क इज परफॉर्म्ड, ये उसका एम्प्लॉयर उसको बता रहा है। तो फिर वो जब ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय मास्टर, जैसे उसकी कंपनी बोल रही है, जैसे उसका एम्प्लॉयर, उसका मालिक, मास्टर उसको बता रहा है काम करने के लिए, अगर वो वैसे ही काम कर रहा है, फिर अगर उससे कोई गलती होती है, चाहे फिर वो नेग्लिजेंस हो या ना हो, व्हाटएवर, तो फिर उसकी कंपनी, उसका मालिक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। बेसिस क्या है? बेसिस तो जस्टिस है, सोशल पॉलिसी है, कि भाई मैंने आपको क्या बोला, कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन लॉजिक दे रहा हूं मैं आपको। लॉजिक यही है ना कि अगर एम्प्लॉई पर ही जिम्मेदारी ठोक दी जाती है तो वो तो बोलता है, एक तो भैया मैंने तो मालिक के कहने पे किया, और दूसरा वो बोलता है कि मैं तो गरीब आदमी हूं, कंपेंसेशन कहां से दूंगा। तो वाइकेरियस लायबिलिटी इसलिए भी फॉर जस्टिस, सोशल पॉलिसी, है ना, जस्टिस एंड सोशल पॉलिसी के हिसाब से भी एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल किया। और दूसरा है मास्टर रिसीव्स द बेनिफिट ऑफ द वर्क, जब उसको फायदा मिल रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम्स को भी झेलेगा। ठीक है। एसेंशियल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। अगर हम बात कर रहे हैं एसेंशियल कंडीशंस, कई बार एग्जाम में पूरा वाइकेरियस लायबिलिटी ना आके अगर उसका पार्ट भी आ जाए तो मोरलेस आंसर तो वही बनता है। इतना स्मार्ट तो आपको बनना पड़ेगा। बाकी जब आप फेस टू फेस क्लासेस में आओगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को डील किया जाता है। कई बार क्वेश्चन सीधे ना पूछ के घुमा के आए, तो आपको नहीं घूम जाना है, आंसर पीसफुली लिखना है। सो हम बात कर रहे हैं एसेंशियल कंडीशंस की, तो सबसे पहली बात यह है कि जो रिलेशनशिप है मास्टर सर्वेंट का वो होना चाहिए।
जो रॉन्गफुल एक्ट है वो सर्वेंट ने किया हो, वो तो है ही। और दूसरी जो मेन बात है वो ये है कि कमिटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस पे मैंने इसी लेक्चर की शुरू में आपको बोला कि अगर कोई एम्प्लॉई पर्सनल टाइमिंग्स में, यानी जब उसकी ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए, छुट्टी वाले दिन अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है आउट ऑफ हिज पर्सनल, जो उसको ठीक लग रहा है उसी में, है ना। अब जैसे मान लेते एक सैनिक है, वो जंग में दुश्मन को गोली से उड़ा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उसकी ड्यूटी है। लेकिन सपोज के पास गन है और वो छुट्टी वाले दिन किसी पर्सनल फाइट में किसी को गोली से उड़ा दे, तो ये थोड़ी है कि जी आर्मी का बंदा है तो अब इस पर तो कोई केस बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? कोई कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थोड़ी है, वो तो उसने पर्सनल एनिमिटी या पर्सनल एंगर की वजह से किसी पे गोली चला दी, तो ऐसे तो किसी को अधिकार नहीं है। फिर दोबारा ये हेडिंग आ रही है एक्ट्स डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये वही है जब एक एम्प्लॉयर ने आपको कहा काम करो और उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। तो फिर इवन इफ, ये लाइन बड़ी अच्छी है इसमें, अगर वो एम्प्लॉई काम करते हुए कोई इम्प्रॉपर तरीके से करता है, माना आपने समझाया था कुछ, करा उसने कुछ, या वो नेग्लिजेंस, सावधानी से काम नहीं कर रहा, तब भी उसका जो मास्टर है, उसका जो एम्प्लॉयर है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ लीडिंग केस लॉस की। सबसे पहला इसमें केस लॉ है आपका लिम्पस वर्सेस लंदन जनरल ऑमनिबस कंपनी। अब इस केस में क्या हुआ, ड्राइवर को ये समझाया गया था कि जब तू गाड़ी चलाए भाई तो दूसरी बसेस को मत ऑब्स्ट्रक्ट करिए, मतलब उसके रास्ते में मत आइयो, अपना सीधा सीधा आराम से चला। लेकिन फिर भी उसने ऑब्स्ट्रक्शन की, एक्सीडेंट हुआ तो कंपनी लायबल हुई। बहुत इंपॉर्टेंट केस नहीं है, बट ठीक है, कुछ बच्चे हैं मैं जानता हूँ बहुत मेहनती होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप ये केस याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। एक और केस है सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न आइलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड। इसमें भी यही हुआ था कि एक ड्राइवर जब पेट्रोल डिलीवर कर रहा है उस वक्त उसने सिगरेट जला ली। ना ये नेग्लिजेंस है, कोई भी कंपनी मनाही करती होगी भाई जब ये सब काम करो तो सिगरेट विगरेट से दूर रहो, बट फिर भी उसने किया, एक्सप्लोजन हो गया, कंपनी जिम्मेदार है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब कंपनी जिम्मेदार ना हो। भाई एक तो मेन बात मैंने आपको बताई थी, जब वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे कुछ भी कर रहा है आउट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो कब होगा? when he is working outside the course of employment। ये तो मैंने पहले ही बताया ना, दैट इज द मेन पॉइंट। भाई जिस एम्प्लॉय को रखा गया है, जिस काम के लिए रखा गया है, अगर वो उतना वैसे कर रहा है तो जिम्मेदार है कंपनी, एम्प्लॉयर, मास्टर, नहीं तो काहे को जिम्मेदार होगा। तो अगर वो पर्सनल पर्पसेस के लिए कुछ भी कर रहा है विदाउट द एम्प्लॉयर्स वर्क, उससे अगर उसका कोई कनेक्शन नहीं है, अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए काम कर रहा है और उसका एम्प्लॉयर से कोई उसका कनेक्शन नहीं है, तो फिर एम्प्लॉयर जिम्मेदार नहीं होगा। इंपॉर्टेंस की जहां तक सवाल है तो एंश्योरिंग जस्टिस, उसको तो पैसा मिलना ही चाहिए ना। वो ये कह के थोड़ी बच जाएगा कि भाई मैं तो नौकरी कर रहा था, या मैं तो, मेरा एम्प्लॉयर ये वो, मैं तो गरीब हूं, ये नहीं चलेगा। यहां पर फिर वही बात भी लिख रहा है, ऑफन द सर्वेंट मे नॉट हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेस। सब बातें मैंने अच्छे से समझा दी हैं, रिपीट ही हो रही हैं। और ये भी एनकरेज करता है एम्प्लॉयर्स को कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज पर प्रॉपर कंट्रोल, सुपरविजन मेंटेन करो, उनको ट्रेनिंग दो, समझाओ 10 बार। अगर जिम्मेदारी ना हो तो एम्प्लॉय तो बोल देगा जी मैं तो नौकरी कर रहा था, मैं क्या करूं। एम्प्लॉयर बोलेगा जी मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे एम्प्लॉय ने किया, जाओ उससे ले लो। अगर वाइकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट ना हो तो दोनों एक दूसरे पे धकेल देंगे मौत से, तो ये नहीं चलेगा। और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें वाइकेरियस लायबिलिटी लगेगी? तो वो है प्रिंसिपल एजेंट। कई बार बंदा एम्प्लॉय नहीं होता, मतलब पूरा महीना सैलरी पे नहीं होता, किसी काम के लिए आपने उसको एंगेज किया है ना। जैसे आपने किसी को एक एंगेज किया, जा 3 घंटे के लिए मैं तेरे को 300 रुपये दूंगा, तू जाके उसको ये डिलीवर करा। या इंश्योरेंस कंपनी में जैसे एजेंट होते हैं, वो भी लोगों से जाके मिलते हैं कंपनी के बिहाफ पर, वो जॉब पर नहीं होते, कमीशन पर होते हैं, एजेंट होते हैं, बट वाइकेरियस लायबिलिटी तब भी लगेगी। सिमिलरली पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर काम करते हैं, इस सिचुएशन में भी वाइकेरियस लायबिलिटी लगेगी। इन सभी सिचुएशंस में अब क्योंकि पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, वर्किंग के लिए जिम्मेदार है। सो पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर कुछ भी कर रहा है तो कंपनी उसके लिए, आई मीन पार्टनरशिप फर्म जिम्मेदार है। इसी तरह से कंपनी अपने डायरेक्टर्स की, अपने एम्प्लॉयज की वर्किंग के लिए जिम्मेदार है। गवर्नमेंट भी, इवन गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉयज की वर्किंग के लिए जिम्मेदार है। ऐसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे एक आदमी ने मान लेते हैं
कुछ भी किया XYZ वर्किंग, अब वो मर गया, उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, लीगल एयर्स को मिल गई, तो इवन वो भी जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि जब आप उसकी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो अगर उसने कोई पहले कोई गलती की थी जिसके लिए कंपेंसेशन देना है, तो वो कंपेंसेशन भी मान लेते हैं पिता ने कोई गलती की, मर गए, फिर उसकी प्रॉपर्टी बेटे को मिल गई। सिंपल एग्जांपल बना रहा हूँ, झगड़ा मत करना बेटे को क्यों मिली बेटी को क्यों नहीं मिली, पॉइंट कुछ और समझा रहा हूँ। तो पॉइंट ये है कि सपोज एक फादर की डेथ हो गई और उनसे कोई ऐसी गलती हुई थी जो कंपेंसेशन देना है, वो प्रॉपर्टी की एस्टेट जो है बेटे के पास चली गई, तो जब बेटा उस एस्टेट को ले सकता है तो डेफिनेटली वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। फर्म है, उसके एम्प्लॉयज हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। सातवां, बोरोवर एंड ऑनर। अब जैसे माना आपका एक दोस्त आपसे गाड़ी मांग के ले गया और उस वक्त चलाते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई, देखो यहां पर वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी गाड़ी आपकी परमिशन से लेके गया और हो सकता है काम भी आपका ही करने गया हो, है ना। तो इन दैट सिचुएशन वो एम्प्लॉय तो नहीं है, लेकिन फिर भी वाइकेरियस लायबिलिटी यहां पर हो जाएगी, क्योंकि वो आपसे आपकी व्हीकल आपकी परमिशन से लेके गया है। काम चाहे वो अपना कर रहा हो या पराया कर रहा हो, आपका कर रहा हो चाहे अपना कर रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जिसकी वो गाड़ी है, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और ऐसे ही पेरेंट चाइल्ड का भी एग्जाम्पल है। बच्चों की हरकतों के लिए समटाइम पेरेंट्स जिम्मेदार हो सकते हैं। मान लेते हैं एक बच्चा है, 14 साल का बच्चा, वो घर से बाइक लेके निकल गया पेरेंट्स की बिना अप्रूवल के, बिना परमिशन के, बिना नॉलेज के, बट फिर भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी खड़ी हो सकती है। टू सम एक्सटेंट जजेस उनको रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। इसी तरह से इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो गए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि कोई आदमी आया आपके घर में, वो इलेक्ट्रिशियन है, उसने पंखा सेट किया और निकल लिया। अब इसी तरह से सपोज आपने किसी को एंगेज कर दिया कि भाई मेरी बिल्डिंग है, इसके अंदर आप आके पेंट करो, वो बाहर एक्सटीरियर पेंटिंग कर रहा है, बट है तो आप ही का ना, वो एम्प्लॉय नहीं है, एग्रीड, बट वो जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है वो भी काम तो आपकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, मे बी आप ही की प्रॉपर्टी में आप ही के लिए कर रहा है ना। तो अगर उससे कोई नेग्लिजेंस होगी, मान लेते उसने ऊपर से कुछ गिरा दिया, कोई औजार अपना किसी की खोपड़ी पे, और फिर प्रॉब्लम आई, तो फिर यू मे बी रिस्पॉन्सिबल। सो कंक्लूजन यही है कि भाई मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स कमिटेड बाय अ सर्वेंट। अगर एक सर्वेंट से कोई भी गलती हो रही है, कंक्लूजन यही है, तो उसके मास्टर को रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा। और ये एक जस्टिस इंश्योर करने के लिए है, क्योंकि सर्वेंट कल को ये बोल सकता है कि मैं फाइनेंशियली कैपेबल ही नहीं हूं कंपेंसेशन देने के लिए। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर, बट फिर भी समटाइम्स कोई डाउट आते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, आप यूट्यूब पर देख रहे हो कमेंट कीजिए, मैं क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। बुक खरीदनी है तो भी नंबर्स दिए गए हैं, फेस टू फेस क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो भी आप कर सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उस पर मैं सब्जेक्ट के बियॉन्ड प्रैक्टिकल नॉलेज भी शेयर करता हूँ। NGP लॉ कॉलेज नाम से एक मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उस पर बहुत अपडेट्स में डालता हूँ जनरल प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में, जो कि बाद में वकालत के हिसाब से स्पेशली बहुत काम आने वाली, जो स्टूडेंट LLB के हिसाब से इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी जो है सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए उससे, तो ये नंबरों पर आपको सारी जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर लीजिए। थैंक यू।